दोस्तों अब से कुछ ही देर में पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कई बड़ी मेगा डील रूस के साथ होना शुरू हो चुकी है। कल ही हमने आपको ऐतिहासिक रिलोस एग्रीमेंट के बारे में बताया था। वहीं अब रूस ने इंजन का लाइसेंस भारत को दे दिया है। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर, साथ ही रूस के रक्षा मंत्री वगैरह ऑलरेडी भारत में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने Su-57 को लेकर भी ऑफिशियल ऑफर भारत को दे दिया है। रूस से निकल कर आई इन सभी खबरों पर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रूस ने साफ कर दिया है कि वह भारत को अपना उन्नत रॉकेट इंजन RD-191M देगा और भारत को इसे अपने देश में ही बनाने की अनुमति भी देगा। यानी आने वाले समय में यह ताकतवर इंजन भारत में ही बनेगा। ये कदम इसरो की भारी भरकम रॉकेट बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ा सकता है। RD-191M एक बेहद शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलता है। ये लगभग 1976 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देता है, यानी भारत के CE-20 इंजन से 10 गुना ज्यादा ताकत। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब बड़े और भारी सैटेलाइट्स को आसानी से ऊंचे कक्षा तक भेज पाएगा। ये क्षमता भारत को भारी भरकम लॉन्चर बनाने वाले देशों की सूची में ऊपर ले जाएगा। इसरो अभी CE-20 और विकास जैसे इंजनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन RD-191M की ताकत और तकनीक अलग ही स्तर की है। ये वही इंजन परिवार है जिसने रूस के अंगारा रॉकेट को शक्ति दी है, जिसकी तकनीक दुनिया में बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। भारत खुद भी SE-2000 नाम का अपना सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। इसका टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार की जरूरत है, खासकर टर्बो पंप, प्री बर्नर और हाई प्रेशर हिस्सों में। ये वही जगह है जहां रूस का अनुभव भारत को तेज आगे बढ़ा सकता है। दोनों इंजनों की बनावट भी काफी मिलती जुलती है, इसीलिए भारत को इस सहयोग से बहुत फायदा होगा। लाइसेंस प्रोडक्शन का मतलब है कि इंजनों को भारत में ही बनाया जाएगा। इससे भारत को इनकी पूरी तकनीक समझने, पार्ट्स तैयार करने और असेंबली लाइन बनाने का मौका मिलेगा। भविष्य में भारत अपने दम पर इसी तरह के या इससे भी ज्यादा ताकतवर इंजन बना सकता है। इससे इसरो को कई बड़े फायदे मिलेंगे। LVM-3 और आने वाले NGLV की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारी सैटेलाइट्स और गहरे अंतरिक्ष वाले मिशन आसानी से किए जा सकेंगे। भारत की लॉन्च सर्विस ज्यादा भरोसेमंद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आकर्षक बनेगी। यह कदम भारत को फ्यूचर में रीयूजेबल रॉकेट और बड़े बूस्टर क्लस्टर बनाने की दिशा में भी आगे ले जा सकता है। RD-191M की तकनीक इन दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग नया नहीं है, लेकिन इस बार सहयोग का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस इंजन को भारत में बनाना सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि आने वाले 15-20 साल की तकनीकी ताकत का आधार है। अगर ये उत्पादन शुरू हो जाता है तो भारत भारी भरकम रॉकेट तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और दुनिया के बड़े स्पेस देशों की कतार में मजबूती से खड़ा हो जाएगा। यानी ये इंजन भारत के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है जो इसरो की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पुतिन से पहले जो रूसी अधिकारी भारत आ चुके हैं, उन्होंने अब ऑफिशियली भारत को Su-57 का ऑफर कर दिया है। ये साफ कर दिया है रूसी अधिकारी दिमित्री सुगायोव के मुताबिक आने वाले दशक में भारत रूस रक्षा सहयोग का सबसे अहम हिस्सा लड़ाकू विमान, खास तौर पर Su-30 MKI का अपग्रेड, उसकी लाइसेंस प्रोडक्शन और एक नए 5th जनरेशन फाइटर जेट का संयुक्त विकास रहेगा। ये वही प्रस्ताव है जिसने एक बार फिर FGFA प्रोजेक्ट की याद दिला दी है। एक प्रोजेक्ट जिसमें भारत पहले शामिल था, लेकिन 2018 में बाहर निकल गया था। लेकिन इस बार रूस न सिर्फ नया फाइटर मिलकर बनाने की बात कर रहा है, बल्कि भारत को अपना Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट भी ऑफर कर रहा है। ये वही विमान है जिसे रूस दुनिया के सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर्स में गिनता है। रूस का दावा है कि ये विमान असली जंग में पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपनी क्षमता साबित कर चुका है। Su-57E को 2025 के एरो इंडिया शो में भारत के सामने पेश किया गया था, जहां इसे उड़ान प्रदर्शन के दौरान दिखाया गया। इसके बाद भारतीय मीडिया में अटकलें तेज हुई कि क्या IAF इसे अपने बेड़े में शामिल करने की सोच रही है। हालांकि अभी तक एयरफोर्स ने औपचारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है। रूस का ऑफर सिर्फ विमान बेचने का नहीं है। उनका कहना है कि इन्होंने भारत को एक ऐसा पैकेज दिया है जिसके तहत 114 Su-57E भारत में HAL के नासिक प्लांट में ही बनाए जा सकते हैं। ये वही प्लांट है जो 2004 से अब तक
270 से ज्यादा Su-30 MKI बना चुका है। शुरुआत में 20-30 विमान रूस से सीधे आएंगे और बाकी की असेंबली, अपग्रेड और प्रोडक्शन भारत में होगा। सबसे बड़ी बात, रूस 70 से 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। इसमें सॉफ्टवेयर कोड, रडार और हथियार सिस्टम और भारतीय मिसाइलों की कंपैटिबिलिटी शामिल है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में Su-57E में उत्तम आईसा रडार, अस्त्र मिसाइलें, रुद्रम और ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन भी जोड़े जा सकेंगे। रूस का दावा है कि ये तकनीक भारत के अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम एमका को भी मजबूत करेगी, खास तौर पर स्टेल्थ कोटिंग, कंपोजिट्स और एडवांस इंजर तकनीक को समझने में। हालांकि चुनौतियां भी है। अमेरिका पहले ही S-400 को लेकर काटसा में भारत को चेतावनी दे चुका है और रूस के साथ बड़े सौदों को लेकर पश्चिमी देशों की नजर बनी रहती है। लेकिन रूस का कहना है कि बाहरी दबाव से दूर रहकर दोनों देशों को अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत की एयरफोर्स अभी 42 की बजाय सिर्फ 30 स्क्वाड्रन चला रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। अभी ये डील बातचीत के शुरुआती चरण में है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि अगर भारत चाहे तो ये प्रोजेक्ट भारत रूस रक्षा सहयोग का सबसे बड़ा स्तंभ बन सकता है। यानी कि गेंद अब भारत के पाले में है। पुतिन का ये दौरा ये तय करेगा भारत Su-57E और नए संयुक्त फाइटर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है या अपना पूरा ध्यान एमका पर ही रखता है। इसके अलावा दोस्तों, कल भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रिलोस एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इसके बारे में कल रात वीडियो बनाकर हमने आपको बताया भी था। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा ने रक्षा भागीदारी को लेकर एक सैन्य समझौते को अपनी मंजूरी दे दी। रूसी संसद ने मंगलवार 3 दिसंबर को इस समझौते पर अपनी मोहर लगाई। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ये समझौता भारत और रूस की सरकारों के बीच हुआ है। इसके बाद अब भारत और रूस की सरकारें अगर मंजूरी देती है तो रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। इसे 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। भारत के भी इतने ही सैनिक और युद्धपोत रूसी जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। रूसी संसद ने इंडिया रूस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 18 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते में दोनों देशों के सेनाओं को भेजने और एक दूसरे के युद्धपोत को बंदरगाहों में प्रवेश करने की अनुमति, हवाई, स्पेस और एयरफील्ड के इस्तेमाल के नियम शामिल है। ड्यूमा के चेयरमैन वोलोदिन ने कहा है कि रूस का भारत के साथ रिश्ता रणनीतिक और व्यापक है। हम इसकी कद्र करते हैं और समझते हैं। इस समझौते को मंजूरी देकर आज हमने आपसी समझ, खुलेपन और संबंधों के विकास की पुष्टि कर रहे हैं। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जिस तरह की दादागिरी दिखा रहा है, इस तरह का सैन्य समझौता भारत की मदद कर सकता है। भारतीय सेना के लिए भी ये समझौता काफी फायदेमंद होने जा रहा है। भारत के पास करीब 70% हथियार रूसी मूल के हैं। इसमें सुखोई जेट, T-90 टैंक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। रूसी लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़कर भारत को बड़ा फायदा होगा। वहीं रूस को इस समझौते से ये फायदा होगा कि वह पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ा पाएगी। यूक्रेन युद्ध की वजह से अभी रूस अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत को जहां आर्कटिक में पहुंच मिलेगी, वहीं रूस को भी हिंद महासागर में पहुंच मिल जाएगी। पुतिन की सेना एशिया में अपना प्रभाव दिखा सकेगी और इससे चीन को हिंद महासागर में जवाब मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, ये तो शुरुआत है। अभी और भी कई बड़ी मेगा डील और कई बड़े समझौते भारत और रूस के बीच होने वाले हैं। पुतिन के भारत आने के बाद जो भी बड़ी अपडेट निकल कर आती है, हम तुरंत वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।